वेलकम बच्चों। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक नंबर 2। क्योंकि पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था टॉपिक नंबर 1 और उस टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्ज और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में और साथ में कूलम्ब्स लॉ और उसके वेक्टर फॉर्म के बारे में। तो आज के टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस लॉ और उसकी एप्लीकेशन, लेकिन बहुत ही सिंपल, बहुत ही इंटरेस्टिंग, स्मार्ट और इंटरेक्टिव तरीके से, वो भी 100% फीलिंग के साथ। क्योंकि जो भी हम लाइफ में फील करते हैं उसे हम भूलते नहीं, क्योंकि जिसे एक बार हम फील कर लेते हैं ना, वो हमारे दिल और दिमाग में परमानेंटली फिक्स हो जाता है। इसलिए हम लोग पढ़ाई को बोरिंग तरीके से नहीं बल्कि इंटरेस्टिंग और विथ फीलिंग फील करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फील। तो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फील्ड कैसा होता है? आपने बहुत सारे फील्ड सुने होंगे, जैसे क्रिकेट का फील्ड सुना होगा, फुटबॉल का फील्ड सुना होगा, आपने फिजिक्स में ग्रेविटेशनल फील्ड सुना होगा। उसी तरह से अब हम लोग क्लास 12th में पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है? सपोज करिए कि एक यहां बच्चा है और उस बच्चे का नाम है परमीत। अब ये परमीत सुबह सुबह बैग उठाकर आपकी तरह स्कूल जाता है। जब वो स्कूल जाता है, जैसे ही वो स्कूल के ग्राउंड में इंटर करता है, उसे एक पढ़ाई का फोर्स फील होने लगता है कि नहीं, अब हमें पढ़ना है, सर हमारा होमवर्क देखेंगे, सर ने कुछ दिया है याद करने को, वो सुनेंगे। यानी वो एक पढ़ाई वाला फोर्स फील करने लगता है, ठीक है? जैसे तैसे वो पढ़ के बाहर आता है और जैसे ही वो अपने घर में इंटर करता है, फिर उसे अपने घर का फील्ड फील होने लगता है। क्योंकि अब घर पे जाएगा तो हो सकता है घर पे उसके पापा मम्मी उससे कुछ क्वेश्चन पूछें या कुछ भी, जो भी हो, वो एक फोर्स फील करेगा घर का, ठीक है? फिर वो नहा धो के यानी खाना पीना खाकर शाम में जाता है अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए। जब वो जैसे ही क्रिकेट के ग्राउंड में पैर रखता है, उसे फील होने लगता है एक क्रिकेट वाला फील्ड। मतलब उसे लगता है कि अब मुझे आज का मैच जीतना है, इतने रन बनाने हैं, इस तरह से इनको आउट करना है। मतलब उस समय उस बच्चे के दिमाग में, परमीत के दिमाग में और कुछ नहीं आता, ना कोई होमवर्क, ना पापा मम्मी की बातें। अब उस फील्ड में यानी उस ग्राउंड में उसे सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट वाला फोर्स फील होता है। फिर वो क्रिकेट खेल के आता है और शाम में टीवी खोलता है, न्यूज़ आता है, न्यूज़ में कुछ सीबीएसई के बारे में न्यूज़ सुनाई जाती है। अब वो बच्चा अब सीबीएसई वाले प्रेशर में आ जाता है, एग्जाम वाले प्रेशर में आ जाता है। मतलब टीवी खोलते ही उसका फील्ड चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक सीबीएसई वाला फोर्स अप्लाई हो जाता है। ठीक उसी तरह से जब एक चार्ज यहां रखा हुआ है, हमने मान लिया कि एक क्यू चार्ज यहां पे रखा हुआ है। आप लोग जानते हैं कि इस क्यू चार्ज से इस तरह से लाइंस बाहर आती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब समझिए कि एक चार्ज Q है तो उसके अराउंड एक ऐसा फील्ड जनरेट हो जाएगा। मान लीजिए ये चार्ज है तो इसके अराउंड एक ऐसा फील्ड जनरेट हो जाएगा जहां पर अगर कोई दूसरा चार्ज आ जाए तो वो फोर्स फील करना शुरू कर दे। या तो अट्रैक्शन फील करेगा या तो रिपल्सन। अगर लाइक चार्ज आ जाएगा तो अट्रैक्शन फील करेगा और अनलाइक आएगा तो रिपल्सन फील करने वाला है। तो सिंपल सी बात है कि वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड वो रीजन है, वो एरिया है किसी भी चार्ज के अराउंड जहां पर दूसरा चार्ज जब आएगा तो वो अपने ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील करेगा। जैसे ही क्रिकेट के ग्राउंड में जाते हो, वैसे ही दूसरे टीम का प्रेशर आप फील कर लगते हो। जैसे ही आप क्लास के ग्राउंड में इंटर करते हो, वैसे ही आप टीचर का इलेक्ट्रिक फील्ड यानी जो भी फील्ड होता है वो फील करने लगते हो। ठीक उसी तरह से जैसे ही कोई चार्ज दूसरे चार्ज के रीजन में आता है, अपने इलाके में आता है, तो उस इलाके में उसका फोर्स फील करता है। तो डेफिनेशन क्या हुआ?
डेफिनेशन हुआ द फील्ड अराउंड अ चार्ज, द फील्ड या द रीजन, द एरिया अराउंड अ चार्ज वेयर अनदर चार्ज फील इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो वो एरिया किसी चार्ज के अराउंड जहां पर दूसरा चार्ज जब आए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील करे, अब वो चाहे अट्रैक्शन हो या फिर रिपल्सन। अब क्रिकेट ग्राउंड में जाएंगे तो या तो आप खुशी फील करेंगे जीतने का या फिर हारने का थोड़ा सा दुख, पर जिंदगी है, सुख दुख तो चलता रहता है। हम लोग पढ़ेंगे अब आगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग समझ चुके हैं। वेरी गुड, नाउ नेक्स्ट मूव ऑन, हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अब देखिए हम लोग इसे मैथ्स में फील करेंगे कि इस जो हमने लैंग्वेज बोला है, इस लैंग्वेज को मैथ्स में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कैसे बताएंगे। तो देखिए मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स, तो मैंने लिखा फोर्स। वेरी गुड। किसने एक्सपीरियंस किया? किसी अनदर चार्ज ने। मैं लिखा वो अनदर चार्ज क्यू नॉट था। ध्यान दीजिएगा, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई, हम लिख सकते हैं इसको फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई अनदर चार्ज। ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं और इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कभी कभी फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या फिर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहा जा सकता है। ठीक है, चलिए, लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम आने वाली है। प्रॉब्लम क्या आने वाली है? सही तो है, सही है, लेकिन सही नहीं है। होता है ना, कभी कभी आप कुछ करते हो तो लगता है कि नहीं सही तो जा रहे हैं, लेकिन दिल कहता है कि नहीं कुछ तो गलत हो रहा है। तो ऐसा ही मुझे लग रहा है कि यहां कुछ तो गलत है। क्या गलत है? देखो, अब अगर कोई चार्ज के इलाके में दूसरा चार्ज आएगा और वो फोर्स फील करेगा, तो पहला वाला चार्ज भी तो फोर्स फील करेगा। बिल्कुल करेगा भाई, क्योंकि जब आप किसी के इलाके में जाओगे तो आप अगर फोर्स फील करोगे तो वो भी तो फोर्स फील करेगा आपका, तो फिर समस्या हो जाएगी, या फिर अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा। हम कैसे किसी की एक फील्ड को स्पेसिफाई कर पाएंगे, कैसे किसी के एक फील्ड को हम एक्सप्रेस कर पाएंगे? तो बस छोटा सा काम करेंगे, हम लोग कर देंगे कि ये क्यू नॉट बहुत बहुत स्मॉल है, इतना स्मॉल है कि इसका कोई भी असर बड़े वाले पे नहीं हो रहा है। कुछ ऐसा समझ लीजिए कि शेर के इलाके में मच्छर आ गया हो। अब शेर के इलाके में मच्छर आएगा तो मच्छर ही तो फील करेगा ना, शेर तो फील करेगा नहीं। ठीक उसी तरह से इस क्यू चार्ज के अराउंड वो फील्ड जहां पर बहुत ही स्मॉल चार्ज, बहुत ही छोटा चार्ज आता है और वो फोर्स फील करता है, क्योंकि उसका इफेक्ट पहले वाले चार्ज पर नहीं होना चाहिए। तो इट्स क्लियर दैट, आप बस यहां लिखिए इस तरह से कि E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, यहां लगाइए लिमिट क्यू नॉट टेंस टू 0। ठीक है, मैं फिर से इसको अच्छे से लिख देता हूं ताकि आपको समझ आए। देखिए, फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन क्यू नॉट। कंडीशन क्या है? कंडीशन है लिमिट क्यू नॉट टेंस टू 0। अब ये कंप्लीट और करेक्ट आंसर हो गया, कोई इसे काट नहीं सकता। ठीक है, परफेक्ट बनने की कोशिश करिए, नॉर्मल तो सभी होते हैं। ठीक है, तो खैर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को समझ में आ गया है। अच्छा, इसको डिनोट कैसे करते हैं? इसको डिनोट करते हैं ई से, पहली बात। दूसरी बात, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको हम लिखेंगे ई वेक्टर। तीसरी बात कि इसका जो डायरेक्शन होता है वो डायरेक्शन फोर्स की तरफ होता है, जिधर फोर्स फील करेंगे उधर ही फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, ये हो गया हमारी तीसरी बात। नाउ हम बात करते हैं चौथी बात की तरफ। चौथा है डायमेंशन क्या होगा। तो सीधी बात है, डायमेंशन इलेक्ट्रिक फील्ड का वही होगा जो फोर्स अपॉन कूलम्ब का होगा।
फोर्स अपॉन कूलम का होगा, ये आप निकाल लेंगे। नाउ लास्ट वन दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होगा। सो यूनिट हो जाएगा हमारे पास F अपॉन क्यू नॉट, दैट मीन्स यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। तो समझ में आ गया आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड एक एरिया है, एक किसी चार्ज के अराउंड, जहां पर दूसरा चार्ज आता है, फोर्स फील करता है, लेकिन खुद का फील्ड क्रिएट नहीं करता, कि बहुत छोटा सा नन्ना मुन्ना बालक है। चलिए उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल क्या होगा, दिस इज ई, वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए इसे हम वेक्टोरली ऐड करेंगे, एल्जेब्रिक ऐड नहीं करेंगे। डायरेक्शन किधर होगा, जिधर इलेक्ट्रिक फोर्स का होगा। एंड व्हाट इज द डायमेंशन, डायमेंशन इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स अपॉन चार्ज। एंड व्हाट अबाउट द यूनिट, यूनिट इज न्यूटन पर कूलम। सो ये तो कहानी हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की। नाउ वी आर मूविंग, हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा आगे, सफर को आगे बढ़ाते हैं, वरना जैम लग जाएगा। जैम नहीं जाम, है ना, जाम लग जाएगा, जाम की जैम जो भी है लग जाएगा, आप समझ गए होंगे। तो खैर नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हम लोग पढ़ने वाले हैं। अच्छा, तो मतलब एक पॉइंट चार्ज है ना, और उससे कुछ दूरी पर एक पॉइंट है, और जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, बिल्कुल सिंपल। लैंग्वेज के चक्कर मत फंसिए, ठीक है ना। लैंग्वेज तो आपको फंसा देगा, उसके अंदर की फीलिंग को सोचिए कि वो क्या कहना चाहता है। वो सिंपल कहता है कि एक बाबा थे, क्यों बाबा, इस बाबा से कुछ दूरी पर एक भक्त बैठा था, और वो भक्त कितना फील करता है, मतलब उस भक्त पर इस बाबा की वजह से कितना फील्ड वहां पर होता है, यही हमें निकालना है। सिंपली हमें किसी चार्ज से कुछ दूरी पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कि बाबा के द्वारा भक्त के पास कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंच रही थी। तो वेरी गुड, हम लोग निकाल लेते हैं। ये पॉइंट O है, इस पॉइंट पर प्लस Q चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। इससे R डिस्टेंस पर एक P पॉइंट है जहां पर चार्ज रखा है Q नॉट। सिंपल, फिर से देखिए, O पॉइंट पर प्लस Q चार्ज, इससे R डिस्टेंस पर एक पॉइंट जिस पर Q नॉट चार्ज। अब यहां निकाल लेंगे हम लोग फील्ड। सो वेरी वेरी सिंपल, इससे सिंपल कुछ नहीं, इधर बस देखते रहिए, आप लोग समझ में तुरंत आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स अपॉन चार्ज। व्हाट अबाउट द फोर्स, इन दोनों के बीच का फोर्स पिछली क्लास में बताया था मैंने। अगर नहीं देखा, अगर पिछली क्लास को नहीं देखा, अभी जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है मैंने, उसको जाओ स्टडी करो, शुरू से अंत तक देखो, तब समझ में आएगा क्या होता है इलेक्ट्रिक फोर्स। क्योंकि जब फोर्स होगा तो फील्ड होगा। बहुत ही कंफ्यूजन क्वेश्चन है, फोर्स है तो फील्ड है, या फील्ड है तो फोर्स है। कमेंट में लिख के बताइएगा कि फोर्स की वजह से फील्ड है कि फील्ड की वजह से फोर्स है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। वॉट अबाउट F, F होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर अपॉन Q नॉट, और कुछ कट गया, Q नॉट कैंसल आउट, क्या बचा, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, और डायरेक्शन वही होगा जो कि फोर्स का होगा। तो सिंपली हम लोग यहां R कैप लिख देते हैं। कैप अगर वेक्टर में लिखेंगे तो कैप लिखेंगे, और वेक्टर नहीं लिखेंगे तो कैप निकाल फेंक देंगे, सिंपल सी बात है। चलिए, तो हमने ये टॉपिक भी पढ़ लिया कि बाबा से R डिस्टेंस पर कोई भक्त के पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। चलो बच्चा, खुश हो गए हम, आगे बढ़ते हैं। बाबा के कितने बाबा, आ गए हम लोग 3 बाबा के पास। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, बाबा नंबर 1। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इधर है, इधर। दूसरा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब ये है कि हम लोग 3 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझते हैं आप लोग, सुना होगा मोबाइल का डिस्ट्रीब्यूटर,
किराने के सामान का डिस्ट्रीब्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक सामान का डिस्ट्रीब्यूटर, ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जो चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहां पर क्या है, कॉन्टिन्यूअस, मतलब लगातार, कॉन्टिन्यूअस, धक्के वाली काम नहीं, लगातार, ये नहीं कि आज पढ़े फिर 10 दिन बाद पढ़े, वो ऐसा काम नहीं, कॉन्टिन्यूअस बिल्कुल। और उसके बाद चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा सरफेस जहां पर चार्ज कॉन्टिन्यूअसली बराबर मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट होती है। आप बताओ कितने टाइप की सरफेस होती है? अब आप बोलोगे सर सरफेस तो बहुत टाइप की होती है। बिल्कुल नहीं, सरफेस सिर्फ 3 टाइप की होती हैं। आप कहोगे दुनिया में इतनी सारी सरफेसेस हैं, आप कह रहे हो सिर्फ 3 टाइप्स की होती हैं? हाँ बिल्कुल, सिर्फ 3 टाइप्स की होती हैं। कैसे? हमारे पास सिर्फ 3 डायमेंशन होते हैं, 1D, 2D और 3D। 1D मतलब लाइन, एक लाइन होगा तो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। 2D मतलब एक सरफेस होगा, प्लेन, प्लेट हो सकती है, थाली हो सकती है, प्लेन यानी कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और वॉल्यूम मतलब 3D। 3D में कुछ भी ले सकते हो आप, अपने घर का डब्बा ले लीजिए, फुटबॉल ले लीजिए, ठीक है, कुछ भी ले लीजिए, सिलेंडर ले लीजिए। सो 3 तरह के डायमेंशन, 1D, 2D, 3D। तो 3 तरह का डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सा? लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और हम लोग अब इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे आप लोग मिस नहीं करना। वीडियो को या फिर इस क्लास को आखिरी तक देखना और बच्चों फील करना, जो भी आप फील करना कमेंट में ज़रूर लिखना। चलो हम आ गए हैं सबसे पहले वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। नाम में ही सब कुछ है कि किसी स्ट्रक्चर, कोई सी स्ट्रक्चर दैट इज 3D स्ट्रक्चर, किसी भी 3D स्ट्रक्चर पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, सो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। क्योंकि उस 3D स्ट्रक्चर पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, सो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए, सो अब देखिए यहां पर स्ट्रक्चर बना हुआ है, प्लस चार्ज जो है इस पूरे स्फीयर पर डिस्ट्रीब्यूट है, सरफेस में नहीं, पूरे स्फीयर में आप कह सकते हो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो पूरे स्फीयर में ये प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। और अब हम निकालना चाहते हैं कि इस जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लिया मैंने, ले लिया। तो इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लिया, ले क्या करेंगे, वहां पर फोर्स निकालेंगे और फील्ड निकालेंगे। ये तो पढ़ा है हम लोगों ने अब तक, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ, अब पहले सर एक पॉइंट चार्ज लेते थे, अब हमने पॉइंट चार्ज नहीं लिया, अब हमने एक 3D स्ट्रक्चर ले लिया है जिस पर एक नहीं बहुत सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हैं। अब उस पूरे स्पेसिस यानी उस पूरे स्ट्रक्चर के द्वारा एक आर डिस्टेंस पर कितना फोर्स लगाया जाएगा या फिर कितना फील्ड होगा, यही तो निकालने जा रहे हैं हम लोग। चलिए विदाउट एनी लेट हम लोग निकालते हैं। देखो इससे पहले आप लोग एक चीज समझो, बचपन में क्या, हाँ बचपन में आपने पढ़ा होगा कि डेंसिटी क्या होती है। तो डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। लेकिन यहां मास तो है नहीं, या क्या है, चार्ज। तो बस आप लिखेंगे यहां पर लाइन चार्ज डेंसिटी कितनी होती है? आप बोलोगे सर चार्ज अपॉन वॉल्यूम। बहुत सिंपल, ठीक है। डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, लेकिन यहां मास तो है नहीं, यहां क्या है, यहां है चार्ज। सो हम लोग पढ़े थे वॉल्यूम चार्ज, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो थोड़ा सा मैं यहां पर इसको रब कर देता हूं, गया, ठीक है। सो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। अब देखो यहां पर अगर चार्ज छोटा सा लेंगे, मतलब थोड़ा सा चार्ज लेंगे, तो वो चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूट होगा, थोड़े से वॉल्यूम में। चुन्नू सा चार्ज मुन्नू से वॉल्यूम में, बड़ा सा चार्ज बड़े से वॉल्यूम में। तो थोड़ा सा चार्ज है तो थोड़े से वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो मैंने मान लिया कि ये जो हमारा सिंबल है वो सिंबल होता है रो,
रो इज इक्वल टू चार्ज चुन्नू सा था, सो डी क्यू हो गया, और वॉल्यूम मुन्नू सा था, सो सॉरी ये हो गया हमारे पास डी क्यू बाई डी वी। अब देखो बच्चों, अगर आप लोगों में किसी का नाम चुन्नू मुन्नू हो ना तो यार गुस्सा उस्सा नहीं करना, ठीक है। मैं रेस्पेक्ट से बोल रहा हूँ, चुन्नू जी और मुन्नू जी, सो बुरा मत मानना बच्चों, गरीब आदमी हूँ मैं, अभी अभी तो थोड़ा थोड़ा मैं बोलना सीख रहा हूँ मैं। सो देखो डेंसिटी इट इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये किसके बराबर होता है? ये होता है चार्ज अपॉन वॉल्यूम। चार्ज अगर चुन्नू सा होगा तो वॉल्यूम भी मुन्नू सा होगा, चार्ज बड़ा सा होगा तो वॉल्यूम बड़ा सा होगा। सो रो इज कॉल्ड डी क्यू बाई डी वी। अगर ऐसे ही हम इसको समझें, जस्ट लाइक दैट, ऐसे ही समझें तो क्या होने वाला है? सर कलर चेंज करिए, बहुत हो गया सर, रंगीन पढ़ाइए, रंगीन। आप क्या पढ़ाते रहते हैं, बोरिंग बोरिंग टाइप की। चलो रंग चेंज कर दिया मैंने। नाउ अब अगर हम कहें यहाँ पर कि सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो आप कहोगे कि बहुत सिंपल है सर, चार्ज होगा। हमने कहा हाँ चार्ज होगा। सर वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम क्यों होगा? अब तो सरफेस है ना, तो क्या होगा? सरफेस एरिया डी एस। हम लोग इसे डी ए भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हो यहां पर डी क्यू बाई डी ए। तो आप पूछोगे सर इसको तो आपने रो से डिनोट किया है, इसको किससे करेंगे? बहुत सिंपल बच्चों, इसको हम लोग डिनोट करेंगे सिग्मा से। सिग्मा मेल सुना है आप लोगों ने? हाँ, सिग्मा मेल होते हैं, अल्फा मेल होते हैं, बीटा मेल होते हैं, सिग्मा मेल होते हैं। हमारे एक बहुत ही अच्छे मित्र हैं जो ये बताते हैं सिग्मा मेल बनो। बच्चों आप सिग्मा मेल से पहले सिग्मा स्टूडेंट बनो, उसके बाद सिग्मा मेल तो बन ही जाओगे। पहले सिग्मा स्टूडेंट बनो, फिर सिग्मा एक्सप्रेस बनो, और फिर सिग्मा मेल बनेंगे, है ना। अभी तो हम बच्चे हैं, तो हम लोग बात करेंगे सिग्मा के बारे में। सिग्मा क्या है? डी क्यू बाई डी ए। ना उसी तरह से हम बात करते हैं लाइन के बारे में। लाइन कौन सी लाइन? हाँ ये वाली लाइन, गुड गुड। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इसको नोट करेंगे लैम्डा से। लैम्डा कितना होने वाला है? सेम लाइक दैट डी क्यू बाई डी एल। आप चाहो, अगर आपको स्ट्रक्चर पता है, अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो कोई बात नहीं, आप लिखो। अगर आपको पता है कि ये लाइन एक रिंग है, एक लाइन रिंग है, तो इसको लिखो क्यू, इसको लिखो 2 पाई आर, मुझे कोई समस्या नहीं होने वाली है अगर आपको पता है तो। और यहां पर अगर सरफेस एरिया अगर स्फीयर का है तो 4 पाई आर लिखो, 4 पाई आर स्क्वायर। अगर वॉल्यूम स्फीयर का है तो 4/3 पाई आर क्यूब लिखो, कोई मुझे समस्या नहीं है। आपको स्ट्रक्चर पता है, चार्ज पता है, चार्ज अपॉन एरिया सिग्मा, चार्ज अपॉन वॉल्यूम रो, चार्ज अपॉन लेंथ लैम्डा। ठीक, चलो 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 चलो, बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, सफर को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, तो हम लोग ने क्या पढ़ लिया? हम लोगों ने पढ़ लिया कि क्या पढ़ा? हाँ, हम लोगों ने पढ़ा रो इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी वी, मतलब डी क्यू इज इक्वल टू रो डी वी। ठीक ठीक उसी तरह आपने पढ़ा यहां पर डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी एस। ठीक है, और यहां पढ़ा आप लोगों ने, तो पूरा गायब ही हो गया, कोई बात नहीं, हम फिर से बना लेता हूं, मैं फिर से बना लेता हूं। ये देखो ऐसे, मैंने कहा कि नहीं, डी क्यू जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास लैम्डा टाइम्स डी एल। ठीक, अब आप कहोगे सर ये डी क्यू क्या है? सवाल तो ये उठता है कि सर डी क्यू क्या है? चुन्नू मुन्नू जो आपने नाम दे दिया, ये डी क्यू है क्या? सो डी क्यू क्या है? छोटा सा एलिमेंट, छोटा सा एलिमेंट। हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया है बच्चों, जिसका वॉल्यूम है डीवी और जिसपे चार्ज है डी क्यू। सिमिलरली ये छोटा सा एरिया है डीएस और छोटा सा चार्ज है डी क्यू। छोटा मतलब थोड़ा सा चार्ज, थोड़ा सा चार्ज। उसी तरह यहां पर मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से फील हो, क्योंकि मेरा नारा है कि सभी को फील होना चाहिए।
ये लेंथ कितनी है, आप कहोगे सर dl, चार्ज कितना है dq। समझ में आ गया। इस पूरे सरफेस, पूरे वॉल्यूम, पूरे लाइन से जो भी मैं निकालना है फोर्स और फील्ड, ये हम लोग बाद में निकालेंगे। अभी हम लोग देख लेते हैं कि इस छोटे से dq की वजह से इस पर कितना फोर्स होगा। ठीक, इस पूरे को हम लोग बाद में निकालेंगे, पहले हम लोग छोटे से के निकालते हैं। कहते हैं ना लोग कि अरे हमसे बाद में निकलना, पहले हमारे चिला चपाटी से निपट के दिखाओ। तो उसी तरह से पहले हम बाद में निपटेंगे बाबा से, पहले हम चिला चपाटी से निपटते हैं यहाँ पर। सो हमारे पास dq कितना हो गया है, dq हो गया हमारे पास कितना, dq हो गया हमारे पास रो टाइम्स dv। सो व्हाट अबाउट द फोर्स, फोर्स क्या होगा df। df फोर्स कितना होने वाला है, df फोर्स होने वाला है के मतलब 1/4πε0 के। q नॉट एक ये वाला चार्ज, और ये चार्ज कितना है dq अपॉन r स्क्वायर। ठीक, अगर हम यहां लिखें तो कितना लिखेंगे बताओ, df इज इक्वल टू के q नॉट dq बाई r स्क्वायर। और यहां वैसे लिखेंगे हम लोग df इज इक्वल टू के q नॉट dq बाई r स्क्वायर। कहोगे सर सब में सेम ही आ रहा है, नहीं सब में सेम नहीं आ रहा है, अब चेंज होने वाला, मैजिक 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 होने वाला है। मैजिक को ध्यान से देखो, मैजिक को ध्यान से देखो, ग्रीन कलर में देखो। df हमारे पास हो गया के q नॉट, ठीक, और अब हम dq को लिखते हैं यहां पर रो dv, और ये लिखा मैंने r स्क्वायर। डिफरेंस आ गया। यहां देखो df हो जाएगा के q नॉट सिग्मा ds अपॉन r स्क्वायर। यहां पे कितना हो जाएगा df, यहां हो जाएगा df इज इक्वल टू के q नॉट लैम्डा dl अपॉन r स्क्वायर। समझ में आ गया। मैं साइड बाय साइड बता रहा हूं आपको, छोटा सा वॉल्यूम, छोटा सा एरिया, छोटा सा लेंथ, थोड़ा सा dq, थोड़ा सा dq, थोड़ा सा dq। r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट जिसपे q नॉट चार्ज रखा हुआ है, यहां भी q नॉट रखा हुआ है, देखिए यहां भी q नॉट रखा हुआ है और यहां भी q नॉट रखा हुआ है। सो फोर्स कितना आएगा चुन्नू की वजह से, छोटे से चार्ज की वजह से, इतना आ जाएगा। अब हम निकालने जा रहे हैं कि टोटल फोर्स कितना आएगा। सो हम लोग निकालेंगे अब कि टोटल फोर्स कितना आने वाला है। वेरी गुड। सो फिर से कलर चेंज करते हैं हम लोग और लिखते हैं कितना आएगा F। सो F आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ df, ठीक, वॉल्यूम इंटीग्रेशन, क्योंकि हम इसके वॉल्यूम को डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर रहे हैं। क्या बाहर हो जाएगा, K बाहर, Q नॉट बाहर, रो बाहर, अंदर क्या बच गया dv अपॉन r स्क्वायर, और इंटीग्रेशन कौन सा होगा, वॉल्यूम। ठीक उसी तरह से व्हाट अबाउट F, K Q नॉट सिग्मा बाहर, और ये हो गया 1 अपॉन r स्क्वायर ds, और यहां पे इंटीग्रेशन हो गया s का। नाउ यहां पे आते हैं F इज इक्वल टू के Q नॉट, और यहां पे आ गया हमारा लैम्डा और 1 अपॉन r स्क्वायर dl, और ये हो गया लेंथ। बस हो गया, बहुत सिंपल। अब आप बोलोगे सर अगर ये वेक्टर होता तो क्या होता, कुछ नहीं होता, आगे r कैप लगा देते, इधर पे वेक्टर लगाते, उधर पे कैप लगाते। सिंपल, वेक्टर लिखना हो साइड में वेक्टर लगाइए, उस साइड पे कैप लगाइए, काम खत्म। नाउ व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि आप कहोगे सर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं, तो हमें आप इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। तो कोई बात नहीं, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग अब पढ़ेंगे। तो व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, आइए देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एफ, जो भी हमारा एफ आया है वो अपॉन क्यू नॉट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा के क्यू नॉट गायब, रो dv बाई आर स्क्वायर वॉल्यूम इंटीग्रल, यही है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। आप कैप और वेक्टर लगा सकते हो। चलिए यहां पे आ जाते हैं, यहां पर क्या आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा के क्यू नॉट गायब सिग्मा सरफेस इंटीग्रल
1/r² ds। ठीक है, यहाँ क्या आने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा कि क्यू नॉट गायब, लैम्डा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1/r² dl। और ये तो बताने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर जो हमारा k है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। ठीक है, तो हम लोगों ने ये टॉपिक भी अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे, लेट्स मूव और हम लोग चलते हैं अब आगे। डाइपोल, हम आ गए हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल पर। क्लास 11th में आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा, मुझे लगता है कि केमिस्ट्री में पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। फिलहाल नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, बताता हूं आप लोगों को। नाम क्या है, डाइपोल। डाई मतलब टू, मोनो मतलब एक, डाई मतलब टू, डाई मतलब दो, और पोल मतलब सिरा। तो यहां पर दो सिरे हैं, दो पोल है, एक पे प्लस क्यू चार्ज है और एक पर माइनस क्यू चार्ज है। मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ नेचर अलग अलग है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम, नेचर अपोजिट। ऐसे दो चार्ज अगर बहुत ही कम डिस्टेंस पे रखे होते हैं तो उस अरेंजमेंट को कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक अरेंजमेंट है। जैसे आप ऐसे सोच सकते हो कि कह सकते हो व्हाट इज अ बारात। बारात देखा आप लोगों ने, नागिन डांस होता है ना बारात में, तो बारात किसे कहते हैं, बहुत सिंपल सी बात है, जहां पर दूल्हा और उसके संबंधी दुल्हन के घर जाते हैं, इस व्यवस्था को बोलते हैं बारात। बारात उसे कहते हैं, मतलब वो हर शख्स जो दुल्हन के घर जा रहा है दूल्हे के साथ, वो बाराती है, मतलब वो बारात का हिस्सा है, सीधी बात है। तो उसी तरह से डाइपोल क्या होता है, दो ऐसे चार्ज जो आस पास हों, मतलब पास हों, आस पास क्या मतलब पास हों, और उनके बीच का डिस्टेंस हो थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। तो इस अरेंजमेंट को बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, डाइपोल। ठीक है, डाइपोल जब हम पढ़ेंगे तो डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ेंगे। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट जो होता है, अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो डाइपोल मोमेंट मैथमेटिकली होता है P = Q × L। व्हाट इज L? L इज डिस्टेंस। बहुत से बुक्स में यहां पर 2a दिया होता है, बहुत से जगह यहां पे d दिया होता है। जो भी हो, डाइपोल के बीच का जो भी डिस्टेंस हो, उस डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करना है आपको किसी भी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड से। तो व्हाट इज अ डाइपोल मोमेंट? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर वन चार्ज, कोई भी एक चार्ज, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। डाइपोल का किसी एक चार्ज से उसके डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलता है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट के बारे में तीन चीज जानने की जरूरत है आपको। पहली चीज कि डाइपोल मोमेंट क्या है। डाइपोल मोमेंट है चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। फिजिक्स में कहेंगे हम लोग कि डाइपोल मोमेंट हमें डाइपोल की स्ट्रेंथ बताता है कि डाइपोल की स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है। तो डाइपोल मोमेंट हमें डाइपोल के स्ट्रेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। चलिए, दूसरी बात जानने की बात है कि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, दूसरी बात कि अगर वेक्टर क्वांटिटी होगा तो इसका अपना एक डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन कौन सा होगा? डायरेक्शन होगा हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो अब सुनिए कहानी पूरी। डाइपोल मोमेंट क्या है? डाइपोल मोमेंट एक अरेंजमेंट है जहां पर दो सेम तरह के चार्ज, अपोजिट चार्ज बट सेम मैग्नीट्यूड के पास पास रखे होते हैं कुछ दूरी पर, उसे बोलते हैं डाइपोल।
डायपोल मोमेंट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ आइदर वन चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। ये क्या करता है? ये हमें डायपोल के स्ट्रेंथ को बताता है। नाउ डायपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेरी गुड। नाउ डायपोल मोमेंट अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी होगा। बिल्कुल होगा। इसका डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल यानी माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ होगा। व्हाट इज इट्स यूनिट? तो यूनिट हो जाएगा इसका, देखो क्यू क्या होता है? कूलम, और एल क्या होता है? मीटर। तो ये हो जाएगा डायपोल मोमेंट की यूनिट हो जाएगी, इसका यूनिट इज कूलम मीटर। कूलम मीटर। बस 4 चीज जानने के लिए है इसमें। डेफिनेशन, वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन क्या होता है और इसकी यूनिट क्या होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेक्चर से बहुत लंबा नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। अब डाइपोल के द्वारा अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एक पॉइंट चार्ज से कुछ दूरी पर फील्ड निकालिए। फिर क्या पढ़ा हम लोगों ने? एक स्ट्रक्चर ले लिया 1D 2D 3D और इससे आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। अब क्या कर रहे हैं हम लोग? अब एक डाइपोल ले लिया है और डाइपोल से कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट है और वहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सिंपल। 2 पोजीशन होते हैं इसके। या तो पॉइंट एक्सियल होगा, एक्सियल मतलब इसके एक्सिस पे कहीं होगा, या इधर हो सकता है या इधर हो सकता है, इसके एक्सिस पे कहीं होगा, इसे बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। व्हाट अबाउट नेक्स्ट पोजीशन? नेक्स्ट पोजीशन इज दैट इक्वेटोरियल पोजीशन, मतलब इन दोनों के बीचों बीच वाली लाइन पर। खैर उसके बारे में भी थोड़ी देर बाद बात करते हैं। अब हमारे पास एक डाइपोल है, ठीक है, और यहां से कुछ दूरी पर पी रखा है। बहुत ध्यान देने वाली बात क्या है? यहां पर ध्यान देने बात यह है कि हमने इसके बीच के डिस्टेंस को 2a कहा है, पर ऐसा जरूरी नहीं है। एग्जाम में d आ सकता है, x आ सकता है, एग्जाम में a आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन हमने 2a मान लिया है ताकि बीच से a करने में आसानी हो। अगर हम लोग d मान लेते तो ये d/2 और ये d/2 हो जाता, इसलिए हमने 2a मान लिया है। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो एक ये चार्ज माइनस क्यू और एक चार्ज प्लस क्यू, डिस्टेंस कितना है? 2a, ये एक a और एक a। और हम यहां से r डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट p ले लेते हैं और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो वो जो पॉइंट होगा उसका डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे सेंटर से। कहां से? सेंटर से, यहां से नहीं, यहां से नहीं। डाइपोल से अगर मेजर करना है तो डाइपोल के सेंटर से मेजर करेंगे। जैसे अगर आपको सन से मून की डिस्टेंस मेजर करनी है, सॉरी अर्थ से मून की डिस्टेंस मेजर करनी है, तो कहां से करेंगे मेजर? आपके घर से, हमारे घर से, या फिर मुंबई से, प्रयागराज से, कानपुर से? कहां से करेंगे मेजर? अमेरिका से? कहां से करेंगे मेजर? तो हम लोग क्या करेंगे? सिंपली अर्थ के सेंटर से करेंगे मेजर। जो अर्थ का सेंटर होगा उस सेंटर से मून के सेंटर की डिस्टेंस मेजर करेंगे और यही कहा जाएगा अर्थ से मून का डिस्टेंस। उसी तरह से हम लोगों ने इस डायपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लिया है और यहां पर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, चलिए। सो डायग्राम इज क्लियर। अब देखिए, अगर ये प्लस चार्ज है तो इसका फील्ड इसका जो फील्ड होगा वो कहां होगा? बाहर की तरफ, यानी कि राइट साइड में। ये माइनस है तो इसका फील्ड किधर होगा? माइनस की तरफ। ठीक, प्लस चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलती है, बाहर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, यहां से ये प्लस चार्ज है मान लेते हैं, और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा बाहर निकलेगी कुछ इस तरह से। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से हमेशा बाहर निकलेगी। प्लस चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलती है, इस बात को अभी आप लोग नोट कर लीजिए। और अगर यहीं पर माइनस हो जाता, अगर यही माइनस हो जाता तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां पर टूवर्ड्स हो जाती, टूवर्ड्स। ये देखिए इस तरह से प्लस चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलती है और माइनस चार्ज की तरफ आती है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस चीज को लेके। तो हम लोग आ गए हैं अब यहां पर
सिंपली। तो देखिए ये प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ होगी। हमने लिखा यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है E प्लस क्यू, ठीक। और ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है E माइनस क्यू, मैंने इसको लिख दिया यहां पर E माइनस क्यू। ये E प्लस क्यू, E माइनस क्यू। E प्लस क्यू कितना होगा? E प्लस क्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैं यहां लिखता हूं आराम से, यहां देखिए, यहां लिखता हूं मैं, यही लिखता हूं मैं। E प्लस क्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज कितना है यहां पर? Q। और डिस्टेंस कितनी है? देखिए ये डिस्टेंस R और ये A, R माइनस A, R माइनस A, तो ये हो जाएगा R माइनस A का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर ध्यान दीजिए E क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितना है यहां पर? ये डिस्टेंस R, ये डिस्टेंस A, R माइनस A का होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट E माइनस Q? तो ये कितना हो जाएगा? E माइनस Q हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R प्लस A का होल स्क्वायर। देखिए ये डिस्टेंस है R और ये प्लस A, R प्लस A का होल स्क्वायर। छोटी सी मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है यहां पर? आपको यहां पर लिखना है P कैप माइनस में। माइनस क्यों लिखेंगे हम लोग? क्योंकि ये डायरेक्शन P का है, तो ये किसका होगा? माइनस P का। फिर देखो ये P कैप है, ये डायरेक्शन P कैप है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस P कैप। ये P कैप, ये माइनस P कैप। सो फील्ड हो गया हमारे पास Q बाई R माइनस A स्क्वायर, ये हो जाएगा P कैप, ये हो जाएगा माइनस P कैप। बस दोनों को ऐड कर दीजिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो E प्लस Q और प्लस E माइनस Q, दोनों को ऐड करना है। सिंपली ऐड करते हैं। E प्लस Q कितना हो जाएगा? सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां से E आ जाएगा हमारे पास, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और प्लस Q कहां पे है? वहां पे है। सो Q बाई R माइनस A का होल स्क्वायर, प्लस यहां पे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये माइनस जब यहां पे आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो यहां माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो गया, माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाई R प्लस A का होल स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करते हैं, आपका आंसर मिल जाएगा। बहुत आसान है, सॉल्व तो आप कर ही सकते हैं आप लोग। 1/4 एप्सिलॉन नॉट लिख लेंगे, Q बाहर ले लेंगे, क्या बचेगा? 1 माइनस R माइनस A का होल स्क्वायर, और माइनस 1/R प्लस A का होल स्क्वायर, यही बचने वाला है। सिंपली इसको सॉल्व करने वाले हैं, एक बार देख लीजिए। E प्लस Q, E माइनस Q, दोनों को हमने ऐड कर दिया, सो हमें E नेट निकल गया। ये हमारा है E नेट। ठीक है, अब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे। देखो E नेट कितना आता है? तो E नेट आ जाएगा अब Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा R प्लस A का होल स्क्वायर, सो R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस R माइनस A का होल स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, A प्लस B, A माइनस B। ठीक है, बस यहाँ पे आ जाएगा हमारा E नेट इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे से खोलेंगे A प्लस B का होल स्क्वायर, A माइनस B का होल स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 2RA, बाकी कट जाएगा, और ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर Q इंटू 2A, ठीक है, Q इंटू 2A, ये क्वांटिटी क्या होगी? Q और 2A का मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलने वाला है? डाइपोल मोमेंट। देखिए Q इंटू 2A, बताया था हमने अभी, चार्ज और बीच का डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितना है बीच का? 2A। 2A डिस्टेंस है, 2A इसके बीच का डिस्टेंस है। अगर आप D लेते तो यहाँ D लिखते। सो यहाँ हो जाएगा अब E नेट इज इक्वल टू, E नेट इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, E नेट हो गया 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अब यहां हो जाएगा R,
यानी क्या बच जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको। बस थोड़ा सा एक स्टेप और बचा है और हम लोग बस एक स्टेप करते ही हमें आंसर मिल जाएगा। देखिए वो स्टेप क्या है हमारा, वो स्टेप है कि अब हम लोग यहां पर लिखने वाले हैं ई नेट इज इक्वल टू, अब देखो हमने कहा यहां पर कंडीशन एक ली है कि जब मान लेते हैं कि आर ग्रेटर 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 देन ए, इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है बहुत छोटा है और आर बहुत बड़ा है, इस केस में हम लोग आर के कंपेयर में ए को निगलेक्ट कर देते हैं। मान लेते हैं ए है ही नहीं, तो जब ए है ही नहीं तो ई नेट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2p r अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की पावर 4, और देखो एक आर यहां से कट जाएगा और जो हमारा ई नेट आएगा फाइनली आंसर जो हमारा आने वाला है वो आने वाला है E इज इक्वल टू ई नेट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई आर क्यूब। एग्जाम में ये पूछा जाता है और सिर्फ इतना सा मतलब है कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंट चार्ज के कंपेयर में बहुत तेजी से घटता है। अगर यहां पॉइंट चार्ज होता, इस जगह बीचों बीच यहां पॉइंट चार्ज होता, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे होता वो ज्यादा होता। डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा, क्योंकि E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर क्यूब है। देखो यहां पर E प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर क्यूब, मतलब कि कंपेयर टू पॉइंट चार्ज डाइपोल से कुछ दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड उससे कहीं ज्यादा तेजी से घटता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अब हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट टॉपिक इक्वेटोरियल पर। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम इसको डालते हैं हैशटैग, डबल हैशटैग, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, इसलिए हम लोग इसको थोड़ा सा फील करेंगे। ठीक, देखिए यहां पे चार्ज है ए पॉइंट पर माइनस क्यू, बी पॉइंट पर प्लस क्यू। ठीक, और इनके बीच का डिस्टेंस फिर से हमने मान लिया है कि 2a होगा, इनके बीच का डिस्टेंस जो है माइनस क्यू और प्लस क्यू, दो चार्ज डिस्टेंस बीच का 2a। ठीक, सेंटर से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट p रखा हुआ है और यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये हम लोग को फाइंड आउट करना है कि P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, इस चार्ज की वजह से प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, बाहर या फिर अंदर, टूवर्ड्स या फिर अवे, अवे क्यों, प्लस चार्ज है, और माइनस चार्ज की वजह से क्या हो जाएगा, टूवर्ड्स। बस इसको याद रखना है कि ये हो जाएगा अवे, ये हो जाएगा टूवर्ड्स। सो यहां पर E प्लस क्यू कितना होने वाला है, E प्लस क्यू हो जाएगा यहां पर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये चार्ज कितना है Q, और डिस्टेंस कितना है, ध्यान दो यहां पर ये A और ये R और ये है परपेंडिकुलर, ये A और ये R, तो ये बन गया हाइपोटेनस, इसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सिंपली ये A ये R, ये कितना हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये भी सेम हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो क्या कहता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कहता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन इसके डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है ये, तो इसका हम होल स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। कोई भी चीज आपको समझ ना आए कमेंट में लिखिए, हर एक प्रॉब्लम हर एक बच्चे की मैं शिद्दत से सॉल्व करूंगा। ठीक है, आपकी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम है, सो शेयर योर प्रॉब्लम, किसी भी टॉपिक किसी भी जगह कोई प्रॉब्लम हो कमेंट में जरूर लिखिए, आपकी प्रॉब्लम को 101% सॉल्व किया जाएगा। चलिए अब उसी तरह से E माइनस क्यू हो जाएगा सिंपल, E माइनस क्यू भी सिंपल हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सिंपली
डायरेक्शन क्या होगा, अगर हमने वेक्टर मान लिया इसको, इसका डायरेक्शन हो जाएगा बीपी, टूवर्ड्स बीपी, मैंने लिखा यहां पर बीपी कैप, और यहां क्या हो जाएगा पीए, पीए कैप, ये हो जाएगा पीए कैप। देखिए कैप लगाने से ये बन गया वेक्टर, ठीक है, वेक्टर लगाया कैप लगाया, बी पी, बी से पी की तरफ, पी ए, पी से ए की तरफ, पी टू ए, ठीक है, एलॉन्ग पी ए, मैं बताता हूं आप लोग को समझ में आए, एलॉन्ग पी ए, ठीक। अब जरा ध्यान देने वाली बात है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। देखिए मैं कलर चेंज करता हूं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का, पीला, हरा लेते हैं हरा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इस वाला जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है E प्लस क्यू, इसका दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा और एक कंपोनेंट यहां जाएगा इस तरह से। ठीक उसी तरह इसका भी दो कंपोनेंट होगा, इसका भी दो कंपोनेंट होगा, एक जाएगा नीचे की तरफ और एक जाएगा इधर की तरफ, ठीक है। ये दोनों आपस में इक्वल हैं, इसीलिए वर्टिकली कंपोनेंट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। लिखेंगे यहां पर वर्टिकल कंपोनेंट आर कैंसल आउट, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अब क्या बचेगा, E प्लस क्यू, और यहां से भी ई क्यू, मतलब यहां से भी E और यहां से भी क्या बन जाएगा 2E। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें सो E हो जाएगा हमारे पास 2E नेट, 2EQ कॉस थीटा, क्योंकि अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होने वाला है, ये एंगल भी थीटा होगा और ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2EQ cos थीटा। व्हाट अबाउट E नेट, तो E नेट हो जाएगा हमारे पास, देखो ध्यान दो, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे वेक्टर क्वांटिटी लगाएंगे हम यहां लगाएं डायरेक्शन, ये डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ कौन सा डायरेक्शन है, पी कैप, मोमेंटम का और मोमेंट का, ठीक है, मोमेंट का, डायपोल मोमेंट का। तो ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा माइनस पी कैप, ये डायरेक्शन प्लस पी कैप, ये डायरेक्शन माइनस पी कैप। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये है लेफ्ट साइड में, इसलिए हो जाएगा माइनस पी कैप। सो इट इज कॉल्ड 2EQ cos थीटा माइनस पी कैप। बस यही है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 1। इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा कैंसल आउट। कॉन्सेप्ट नंबर 2 कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा डाइपोल मोमेंट के अपोजिट होगा, ऑलवेज डाइपोल मोमेंट अपोजिट। अगर यहां प्लस होता यहां माइनस होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाता, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट होगा, सो हो गया माइनस। सो व्हाट बाय ई नेट हो जाएगा हमारे पास 2EQ, कितना आया हमारे पास सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। माइनस यहां आ जाएगा इस जगह पे, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो यहां से कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, सो इट इज कॉल्ड ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट। मैं लिख देता हूं यहां पर कि कॉस थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अब बस आंसर आने वाला है, आप लोगों का आंसर आ चुका है एक तरह देखा जाए तो। सिंप्लीफाई करिए, आंसर मिल गया, आंसर मिल गया भाई। ई नेट कितना हो गया बच्चों, ई नेट कितना हो गया माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो यहाँ पर Q इंटू 2A, Q इंटू 2A क्या बन जाएगा P अपॉन ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर, यही है हमारा एक्सप्रेशन। बस यहाँ वही काम करना है कि R ग्रेटर 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 देन A, तो बस वहाँ पे A गायब करेंगे, और जैसे ही गायब करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर क्यूब। डायरेक्शन लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे माइनस लगा देंगे, डायरेक्शन लिखेंगे यहाँ माइनस लगा देंगे, बस काम हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे P कैप
लिख देंगे पी कैप, बस सिंपल। 3 बातें ध्यान रखने वाली बात है। पहली बात सिंपल कि डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस से प्लस होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इसके अपोजिट होता है। दूसरी बात, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाएगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाएगा। ठीक है, माइनस क्या दिखाता है? माइनस दिखाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा डायपोल मोमेंट के अपोजिट होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है कि जब हम डायपोल को रखते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो क्या होता है। इस डायपोल को रखा है हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, हम निकालना चाहते हैं इसके ऊपर कितना फोर्स होगा, क्योंकि जब फोर्स होगा तो टॉर्क होगा और टॉर्क होगा तो हमारा आंसर मिल जाएगा जो क्वेश्चन लिखा गया है। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द टॉर्क ऑन अ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल रखने पर उस पर कितना टॉर्क लगता है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। एक बाहर का एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें हम क्या करते हैं, एक डायपोल को रख देते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है वहां पर, डायपोल घूमने लगता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम डायपोल को रखते हैं तो डायपोल घूमने लगता है। क्यों? क्योंकि डायपोल पर टॉर्क लगता है। वो कितना लगता है वही हम लोग फाइंड करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट टू फाइंड डायपोल पर लगने वाला टॉर्क। डायपोल पर लगने वाला टॉर्क हम लोग फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहां पर ये डायपोल है, डिस्टेंस कितना है d। यहां पर एक चार्ज प्लस q, यहां चार्ज माइनस q। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये डायरेक्शन है हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर है हमारे पास, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, ये देखिए ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन राइट साइड में। अब क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा तो प्लस चार्ज इधर जाएगा, फोर्स कहाँ लगेगा, उसको इधर तो लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर है तो फोर्स इधर लगेगा। सो इधर लगेगा प्लस क्यू ई, क्योंकि हमने पढ़ा अभी तक कि ई क्या होता है, ई होता है एफ अपॉन क्यू, और ई अगर एफ अपॉन क्यू होगा तो एफ क्या हो जाएगा, क्यू इंटू ई। ठीक है, तो एफ हो गया क्यू इंटू ई, तो यहां हो जाएगा प्लस क्यू ई, यहां हो जाएगा माइनस क्यू ई। और ये कैसा बिहेव करेगा, एज अ कपल। कपल कैसा होता है, देखो इस तरह से, ये एक फोर्स ऊपर की तरफ और ये एक फोर्स नीचे की तरफ, और देखिए ये करेगा रोटेट। देखिए ये देखिए ऐसे, ये ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ, आप भी करके देखिए, ये देखिए ऐसे ऐसे रोटेट करेगा। ठीक है, तो डायपोल को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर और ये करेगा रोटेट, तो निकालेंगे हम इस पर टॉर्क। लेट फाइंड टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड टॉर्क। सो टॉर्क हो जाएगा हमारे पास, फोर्स कितना है Q इंटू ई, और डिस्टेंस कितना है परपेंडिकुलर, देखो ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है d, और ये एंगल कितना है, ये एंगल है फाई। तो अगर ये फाई है तो ये हो जाएगा d cos फाई, d cos फाई, और ये हो जाएगा d sin फाई। और हमें कौन सा लेना है डिस्टेंस, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर। देखो ये हमारे पास दो फोर्स हैं, ये देखिए एक इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है, और दोनों के परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये वाला। देखो ये फोर्स है, देखो एक ऐसे, दोनों फोर्स ऐसे लेके आएंगे, ये देखो एक फोर्स इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, दोनों को ऐसे लेकर आएंगे, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ध्यान दो इसको नहीं लेंगे, ये फोर्स इधर ये फोर्स इधर, इन दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा d sin थीटा। सो इट इज क्यू ई
इंटू डी साइन थीटा। यहाँ फाई है तो फाई लिखेंगे हम लोग। सो टाउ हो जाएगा हमारे पास Q इंटू डी, क्या बन जाता है बताओ? Q इंटू डी, चार्ज इंटू डिस्टेंस, डायपोल मोमेंट, ये बन जाएगा PE कॉस साइन थीटा। PE साइन फाई हो जाएगा, थीटा नहीं फाई होगा क्योंकि यहाँ फाई लिखा हुआ है। एग्जाम में आपके थीटा लिख सकता है, थीटा देखिएगा, अगर थीटा होगा थीटा लिखेंगे आप, फाई होगा तो फाई लिखेंगे आप, तो यहाँ पर फाई है। अब अगर वेक्टर में लिखे हम लोग तो वेक्टर में कैसे लिखेंगे इसको? P क्रॉस E, याद है क्लास 11 पढ़ा था हम लोगों ने कि A क्रॉस B क्या होता है? AB साइन थीटा। तो P क्रॉस E क्या होगा? PE साइन थीटा। P क्रॉस E P साइन थीटा। तो एज अ वेक्टर टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E एंड एज स्केलर टाउ इज इक्वल टू P साइन फाई या फिर साइन थीटा। ठीक, थीटा क्या है यहाँ पर या फाई क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रिक फील्ड से लगा हुआ एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड से डाइपोल के एंगल को बोलते हैं फाई। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे इस पर कुछ केसेस कि क्या हो गए, इसके केसेस क्या हैं। तो देखिए फॉर्मूला हमारे पास निकल के आया है टाउ इज इक्वल टू PE साइन फाई। अब यहां पर बनते हैं दो केस। पहला केस नंबर वन, केस नंबर वन कि अगर फाई जीरो हो तो क्या होगा? फाई जीरो मतलब क्या हुआ? ये डाइपोल एकदम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लेट गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब एक करंट फ्लो हो रही है या फिर एक धारा, मतलब आप कह सकते हो कि एक पानी बह रहा है, नदी बह रही है और नदी पर डाइपोल लेट गया है। सिंपल, कोई एंगल नहीं बना रहा है, जिधर नदी की पानी बह रहा है उधर ही डाइपोल उसी डायरेक्शन में लेट गया है। तो पानी के बहने की डायरेक्शन में जब डाइपोल लेट जाएगा विदाउट एनी एंगल, किसी भी एंगल को नहीं बनाएगा, तो उस समय क्या होने वाला है? उस समय जो टॉर्क होने वाला है वो हो जाएगा PE और साइन जीरो की वैल्यू होती है जीरो, तो टॉर्क हो जाएगा जीरो। मतलब ये कि जब भी आप नदी में नहाने जाइए तो आप देखोगे, नदी है आप लोग के पास आसपास, कुछ लोगों के आसपास नदियां होंगी, और तो अगर आप नदी में नहाते हैं तो अगर नदी के फ्लो के डायरेक्शन में लेटते हैं आप, तो आपके ऊपर कोई टॉर्क नहीं होगा, नहीं आप नहीं घूमेंगे। लेकिन अगर आप उससे कोई भी एंगल बनाएंगे तो पानी आपको घुमा देगा। आप देखिए कभी भी कि अगर आप लकड़ी को पानी में डालिए और अगर पानी फ्लो हो रहा है ईस्ट टू वेस्ट और आप लकड़ी को भी डाल दीजिए ईस्ट टू वेस्ट, तो लकड़ी सीधी तैरती हुई चली जाएगी। लेकिन वहीं पे अगर आप उसको किसी एंगल पे डालेंगे तो लकड़ी ऐसे घूम जाएगी। क्यों घूम गई? क्योंकि पानी ने उस पर टॉर्क लगा दिया। यहां पानी कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड। लकड़ी कौन सा है? डाइपोल। जिस तरह से पानी ने लकड़ी पर टॉर्क लगाया, ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी डाइपोल पर टॉर्क लगाएगा। ठीक, चलिए अब बात करते हैं केस नंबर टू की। केस नंबर टू क्या कहता है? केस नंबर टू कहता है कि अगर मान लीजिए कि फाई इज इक्वल टू 180 रखें, 90 रखें तो क्या होगा? फाई की वैल्यू अगर हम 90 रखें तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, टाउ हो जाएगा PE इंटू साइन 90 डिग्री, वैल्यू होती है 1, टाउ हो जाएगा PE। इसको बोलते हैं मैक्सिमम टॉर्क। सो मैक्सिमम टॉर्क होता है PE जब फाई होता है 90 डिग्री, और मिनिमम टॉर्क होता है 0 जब होता है फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। तो जब भी आप लकड़ी को पैरेलल या एंटी पैरेलल डालेंगे, आपके ऊपर कोई टॉर्क नहीं लगने वाला, लकड़ी के ऊपर कोई टॉर्क नहीं लगने वाला। उसी तरह डाइपोल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में पैरेलल या एंटी पैरेलल रखा जाएगा तो डाइपोल पर कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा। लेकिन अगर वही लकड़ी या वही डाइपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा जाएगा तो मैक्सिमम टॉर्क फील होगा, और वो टॉर्क होगा P इंटू ई। तो एग्जाम में आता है मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन और मिनिमम टॉर्क की कंडीशन। चलिए आगे बढ़ते हैं और आ गए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताया मैंने हमेशा आप लोगों को कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस से
अवे और माइनस की ओर, प्लस से अवे माइनस की ओर, प्लस से अवे माइनस की ओर, एकदम सिंपल। प्लस से दूर जाती है, माइनस की तरफ आती है। कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? प्लस से दूर जाती है और माइनस के नज़दीक आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो देखो यहां पर एक डाइपोल रखा हुआ है, इट इज अ डाइपोल, और डाइपोल यहां प्लस यहां माइनस। एग्जाम में 99% पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर अ डाइपोल और ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर अ सेम चार्ज। देखिए यहां सेम चार्ज है प्लस प्लस, और यहां पर डाइपोल है प्लस माइनस, और इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को आपको ड्रॉ करना है। तो देखो प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है, माइनस चल जाती है। देखो प्लस से माइनस, ये गया प्लस से माइनस, ये देखिए प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, यहां प्लस से निकलेगी, कभी ना कभी होकर यहां पहुंच जाएगी। इस तरह से यहां निकला प्लस से, कभी ना कभी यहां पर आके पहुंच जाएगी माइनस पे। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर अ डाइपोल। जस्ट लाइक अ मैग्नेटिक नीडल या फिर मैग्नेट। ये एक मैग्नेट है, देखो यहाँ नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है, साउथ की तरफ जाती है, नॉर्थ से निकलती है, साउथ की तरफ जाती है। ठीक उसी तरह ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस से निकलकर माइनस की तरफ जाती है। हाँ, एक बात याद रखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, कभी भी आपस में कट नहीं करती हैं।